आज हम लोग बात करेंगे भारत में शिक्षा का विकास। एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके अंतर्गत हम कुछ प्राचीन काल का देखेंगे, कुछ मध्यकाल के देखेंगे, शिक्षा के बारे में थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ शिक्षा का विकास होता है, पाश्चात्य शिक्षा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसके बाद से इसको हम डिटेल में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से इस वीडियो के अंतर्गत भारत में आधुनिक काल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो उसके गवर्नर जनरल आए तो उन्होंने कौन कौन से कॉलेज स्कूल खुलवाए उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में देखेंगे। फिर इसी वीडियो में हम आंग्ल प्राच्य विवाद भी देखेंगे। प्राच्य विवाद, इसको ओरिएंटलिस्ट लिख ही देते हैं, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, कंट्रोवर्सी। तो ये पहला इसका पार्ट है। इस भाग में हम लोग इतना देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी। शिक्षा, कोई भी छात्र होता वो जाकर गुरु से शिक्षा लेता, गुरु के घर, और तमाम शिक्षण संस्थाएं भी थीं जो बाद में विकसित रूप में उसका हमें नालंदा और विक्रमशिला दिखाई पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये अपने समय की यूनिवर्सिटी थी। ये एक तरह से कह लीजिए विश्वविद्यालय थे ये, नालंदा और विक्रमशिला। और प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो धार्मिक शिक्षा होती थी, और तमाम धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी दी जाती थी। धर्मनिरपेक्ष। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इस पर ज़्यादा बल दिया, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर। उसके बाद देखेंगे मध्यकाल में जैसे ही तुर्कों का भारत में आगमन होता है तो भारतीय अध्याय में आप देखेंगे कि मकतब और मदरसे भी जुड़ जाते हैं। मकतब और मदरसे ये जुड़ जाते हैं। मकतब और मदरसे, यहाँ मकतब और मदरसे जुड़े तो यहाँ अरबी, फारसी शिक्षा दी जाने लगी। मुगलों ने भी इसी को आगे बढ़ाया। आप देखिए कि सुल्तानों के समय, जब सल्तनत काल चल रहा था भारत में, सल्तनत यानी 1206 से 1526 मोटा तौर पर देखें, मोटे तौर पर, तो इस बीच आप देखेंगे कि मदरसे थे, मकतब थे, यहाँ शिक्षा। और बात की जाए ये तो मुसलमानों में थे मदरसे और मकतब। और पाठशालाएं चलती थीं और तमाम हिंदू मुसलमान तमाम जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। मकतब में भी जाते थे और मदरसे में भी जाते थे। ऐसा कम ही उल्लेख मिलता है कि पाठशालाओं में मुसलमानों ने जाकर शिक्षा ली हो। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ कुछ उच्च कुल के लोग जो रहते थे, वही उच्च कुल के यानी राजघराने के यानी शाही परिवार के जो लोग रहते थे, उनके अपने मदरसे आप देखेंगे दुर्ग के अंदर ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए अलाउद्दीन का मदरसा। आप मेहरौली प्रांगण में जाएंगे तो उसका मदरसा आप देखेंगे, कुतुब मीनार के आगे निकलेंगे तो उसका 2 कमरों का अभी भी मदरसा वहाँ है। इसी के ऐसे आगे आएंगे तो यहीं पे आपको अलाउद्दीन की कब्र दिखाई पड़ेगी मदरसे के बगल में। तो ये
मदरसे तो चलते थे, यहाँ भी शिक्षा छात्रों को दी जाती थी, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से भी कोई शिक्षक या विद्वान कोई छात्र को डिग्री प्रदान कर सकता था। किसी छात्र को डिग्री यानी पद उसका एक क्लास से दूसरे क्लास में उसको भेज सकता था, या अपने यहाँ से उसको व्यक्तिगत डिग्री उसको दे सकता था। तो मुगल काल में भी ये व्यवस्था चलती रही, लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो भारत में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत इतनी विविधताओं वाला देश था, यहाँ सभी धर्मों के लोग थे, बौद्ध, जैन, सनातन, इस्लाम, सभी धर्म के अनुयायी थे। तो अंग्रेज़ों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो रही वो ये रही कि शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, कि किस भाषा में शिक्षा दिया जाए, शिक्षा की भाषा, शिक्षण संस्थाओं के कार्य किस प्रकार के हों और कहाँ कहाँ स्थापित किया, तमाम समस्याओं को उन्होंने झेला। और शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या हो, अगर देखिए तो उनकी शिक्षा नीति जो अंग्रेजों की, तो उसका लक्ष्य क्या हो, पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या शिक्षण की भाषा और माध्यम क्या हो, शिक्षण संस्थाओं के कार्य और उसकी व्यवस्था कैसी हो। ये सारी समस्याओं पर अंग्रेज़ों ने ध्यान दिया, क्योंकि मध्यकाल से लेकर प्राचीन काल से लेकर आप देखिए अंग्रेज़ों के आने तक भारत में शिक्षा का व्यापीकरण नहीं हुआ था। मतलब अगर साक्षरता की बात की जाए तो भारत में पढ़े लिखे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन आप देखेंगे कि आप अपने घर में जो वृद्ध होंगे उनसे पूछेंगे तो गांव में कम लोग ही पढ़े लिखे होते थे, और जो पढ़ा लिखा होता था उसका क्या कहते हैं, गांव में बड़ा सम्मान होता था। तो अंग्रेज जब आए तो धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा की नीति तय की, जो आज भारत यहाँ तक पहुँचा है। अब भारत की लिटरेसी रेट जो इतनी आगे गई, फिर भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। भारत के कुछ राज्य हैं जैसे केरल है, साक्षरता वहाँ बहुत अच्छी है। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ रही है। सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत में, उस समय भारत की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि बंगाल में वारेन हेस्टिंग ने फारसी और अरबी ये दो भाषाओं के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला। अब ये भारत में आप देखिए कि पहला आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह का मदरसा जो स्थापित किया गया अंग्रेजों द्वारा। इसके बाद आप देखिए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो रही है। इसको स्थापित करने वाले कौन हैं, हेस्टिंग के सहयोगी विलियम जोन्स। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु
इस संस्था ने भारत में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए कि आप अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो मध्यकाल की या प्राचीन काल की किताबें थी, इसने क्या किया, उसका ट्रांसलेशन किया, उसको संरक्षित किया। भारत में जो प्राचीन दस्तावेज थे उसको सुरक्षित करने का काम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया। और इस सोसाइटी ने ये भी ध्यान रखा कि भारतीय जो पांडुलिपियां हैं या दस्तावेज है उसका अनुवाद भी इन्होंने कराने का प्रयास किया। भारतीय, अगर वो अरबी फारसी है तो भारतीय विद्वानों से, असंस्कृत है तो भारतीय विद्वानों के सहयोग से लेकर अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। आप देखिए तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी। तारीख़ फिरोज शाही नाम से 2 किताबें हैं, एक शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखा है सल्तनत काल में। तो तारीख़ फिरोज शाही को 1862 में आप देखेंगे कि बिब्लियोथिका में इसने छापा, उसको संरक्षित कर दिया। ऐसी अनेक ग्रंथ है, आप इंटरनेट पे जाकर आप सर्च कीजिए तमाम मध्यकालीन ग्रंथों का अनुवाद, तो आपको मिलेगा कि एशियाटिक सोसाइटी का उसमें कहीं ना कहीं रोल आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसके बाद ये संस्था भारत के इतिहास को और संस्कृति को उजागर करने का काम किया। अब आगे चलते हैं। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट जिनका नाम है जोनाथन डंकन, इन्होंने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, भारत नहीं एक तरह से कह लीजिए आपको विश्व में दिखाई पड़ेगी। तो संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ये सब अंग्रेज यूँ कर रहे थे ताकि भारतीयों का दिल जीत सकें, और भारतीयों का दिल जीत लेंगे तो उनको भारतीय संस्कृति को अच्छे से समझ भी सकते थे। तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने बनारस में की। ये जो शुरुआती प्रयास थे वारेन हेस्टिंग के और ये जोनाथन डंकन, ये सफल, उतने बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सके। अब ईसाई मिशन या जो कार्य कर रही थी उन्हीं के समानांतर उन्होंने कंपनी के इस प्रयास को, ईसाई मिशनरी ने जो ये कंपनी कर रही थी अब तक, तो ईसाई मिशनरियों ने कंपनी सरकार के इस प्रयास की क्या की, आलोचना की। ये आप क्या कर रहे हैं कि भारतीयों को आप अपने समकक्ष लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाश्चात्य साहित्य का विकास किया जाए, पाश्चात्य यानी अंग्रेजीकरण किया जाए, पाश्चात्य साहित्य का विकास। अब इसी को ध्यान में रखते हुए पाश्चात्य साहित्य मतलब जो यूरोप में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था यहाँ लागू किया जाए, लेकिन उद्देश्य अलग, आगे देखेंगे उद्देश्य उनका कुछ और था। 1800 ईस्वी में आप देखिए कि गैर सैनिक शिक्षा के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, वेलेज़ली ने। अब फोर्ट विलियम कॉलेज कुछ कारणों से 1802 में बंद कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कभी किसी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखिए 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट आया उसमें सबसे पहले भारतीय शिक्षा के लिए कहा गया कि इसमें जो है 1 लाख रुपए अंग्रेज खर्च करेंगे भारतीय शिक्षा के लिए। ये उनका कि जो 1 लाख खर्च होगा तो भारतीय शिक्षा, भारत के साहित्य का क्या होगा, उसमें साहित्य का पुनरुद्धार होगा,
और दूसरी चीज़ उसमें क्या होगी, स्थानीय विद्वानों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। विद्वानों को प्रोत्साहन देने, यानी 1 लाख रुपए जो खर्च होगा वो भारतीय साहित्य के विकास पर और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए ये राशि तय की गई। अब देखिए आगे, अगले जो मैं बताया कि अंग्रेज़ों का शुरू से जो शिक्षा नीति का लक्ष्य रहा वो स्पष्ट नहीं था, लेकिन आगे चलकर वो स्पष्ट हो गया। उस समय 2 विचारधारा प्रचलित हो गई। जब ये शिक्षा का विकास हो रहा था तो पहली विचारधारा जो कहती थी, क्या कहती थी कि उच्च वर्गों के यानी भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और उनका दायित्व होगा कि वो अपने से निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग तक वो पहुंचाएं। इसी को कहा गया अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। यानी उच्च वर्ग जो लोग हैं, अंग्रेजों में इनका मकसद जो भी रहा हो, पहली विचारधारा जो चल रही थी उस समय कि उच्च वर्ग जो है फीस वगैरह सब दे सकते हैं आसानी से और उनको पढ़ाना भी आसान होगा। उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, उनका दायित्व होगा कि वो उनसे छन छन कर शिक्षा नीचे के वर्ग तक पहुंच जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी जन सामान्य को शिक्षा ना दी जाए बल्कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, उन्हीं से ये छन छन कर जन सामान्य तक क्या होगी, पहुंच जाएगी। सर्वप्रथम अगर बात किया जाए, सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में इसे अपनाया। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत को जो अपनाया था वो थे ऑकलैंड ने इसे लागू कर दिया, अपनाकर ऑकलैंड ने ये लागू किया। अब दूसरी जो विचारधारा प्रचलित थी उस समय वो ये थी कि जन सामान्य तक शिक्षा पहुंचना चाहिए। जन सामान्य तक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्हें दया पर या उन्हें छन छन कर उच्च वर्ग से शिक्षा ना प्राप्त हो, बल्कि डायरेक्ट उनमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो। ये 2 विचारधारा उस समय प्रचलित थी। इसी को लेकर आगे जो है ब्रिटिश सरकार ने यानी कंपनी शासन ने तमाम शिक्षा नीति की घोषणा की। आप देखिए, इसी में मैं बात किया था आपको पढ़ाने के लिए, आंग्ल प्राच्य विवाद, इसी को कहा गया ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। अब ये क्या है, आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है, इसको देखते हैं। जो लोक शिक्षा के लिए सामान्य समिति कंपनी ने स्थापित की थी, सामान्य समिति एक इसका गठन किया था, उसके 2 भाग हो गए, उसी में 2 दल बन गए। पहला दल था जो प्राच्य शिक्षा को महत्व देता था, प्राच्य शिक्षा यानी शिक्षा उसी भाषा में दी जाए जहाँ पर वो भाषा स्थानीय भाषा जो प्रचलित है, यानी उनकी मादरी जबान में उन्हें शिक्षा दी जाए भारतीयों को। जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत शिक्षा का माध्यम ये रखा जाए। और इस प्राच्य शिक्षा के समर्थक जो लोक नीति समिति के सचिव थे, नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे H.T.
प्रिंसेप, एसटी प्रिंसेप। और इनके साथ इनका समर्थन समिति के जो मंत्री थे उस समय एच विल्सन। प्राच्य का अर्थ अगर बात किया जाए तो पुराना, पूर्वी, इसका अर्थ कई भाषाओं में निकलता है। तो प्राच्य का अर्थ मतलब पूर्वी से आप निकालिएगा एच विल्सन। यानी आप प्राच्य शिक्षा के समर्थक विद्वानों में ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा तो कौन नहीं शामिल था, तो एक दे दिया एसटी प्रिंसेप और 3 अदर दे दिया, मैकाले दे दिया, मुनरो दे दिया, एल्फिंस्टन दे दिया। तो इसमें एसटी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, या इसको उल्टा करके पूछ सकता है। तो आप देखिए प्राच्य शिक्षा के समर्थक जो विद्वान थे उसमें आपने देखा एच टी प्रिंसेप और दूसरा देखा एच विल्सन। तो ये दो विद्वान इस बात पर बल दे रहे थे। और जो वारेन हेस्टिंग की शिक्षा थी, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, मदरसा बनाया था अरबी फारसी को प्रोत्साहन देने के लिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने लॉर्ड मिंटो की शिक्षा नीतियों का समर्थन किया। कलकत्ता में जो मदरसा वारेन हेस्टिंग ने बनाया था वो अरबी फारसी के लिए बनाया था, यानी कि उस समय फारसी भाषा चल रही थी जब कंपनी आई, तो उन्होंने सोचा कि इसी भाषा में इनको अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। तो तमाम ग्रंथों का अनुवाद करा के पर्शियन से इंग्लिश में उनको ज्ञान दिया जाने लगा। और इन्होंने प्राच्य विद्वान जो थे, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के पुराने साहित्य का पुनरुत्थान पर बल दिया, यानी उन्हें संरक्षित करने का कार्य किया। वास्तव में प्राच्य विद्वानों का मकसद क्या था कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गहरी पकड़ रखना चाहते थे, और इसीलिए वो इन ग्रंथों का अनुवाद करा रहे हैं और इन ग्रंथों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। प्राच्य विद्वान, आगे देखिए, प्राच्य विद्वान विज्ञान के अध्ययन पर भी बल देते थे, विज्ञान के अध्ययन पर। लेकिन विज्ञान, बाद में गांधी जी ने भी इसे एक्सेप्ट किया कि विज्ञान तो हम पढ़ाएंगे लेकिन जो स्थानीय भाषा है उसको ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे। जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मादरी ज़बान में हो, और ये विज्ञान को भी हम उनको स्थानीय भाषाओं से जोड़कर पढ़ाएंगे, तब वो एक बेहतर समझ उनमें विकसित हो सकती है। तो ये विज्ञान के पढ़ाने पर बल देते थे, विज्ञान को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। तो प्राच्य विद्वान कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि ऐसी भाषा में शिक्षा देना चाहते थे कि वो आम भारतीय उसको समझ सके। आम भारतीय, आप देखेंगे कि जब कोई विदेशी दूत आता था तो अपने साथ दुभाषिया लेकर चलता था अंग्रेज़ों का। शुरू जब जहांगीर के दरबार में तमाम विदेशी आए, अकबर के दरबार में आए, तो दुभाषिया को लेकर आते थे। तो प्राच्य विद्वानों ने भी सराहनीय कार्य किया। अब दूसरी ओर जो दल था वो आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा पर बल देने वाला था। पाश्चात्य शिक्षा, दोनों एक ही है। तो इस दल के अगर आप बात करें, समर्थक कौन कौन से थे? मुनरो थे, एल्फिंस्टन और मैकाले। ये आंग्ल शिक्षा के
समर्थक थे। और इस दल को कंपनी के जो नवयुवक थे, कंपनी के नवयुवक कर्मचारी जो थे और मिशनरियाँ जो थीं, उनका भी समर्थन इस दल को प्राप्त था। यानी मुनरो, एल्फिंस्टन, मैकाले के साथ साथ कंपनी के नवयुवक और मिशनरी जो कार्य कर रही थी, वो उनका सब समर्थन इस दल को कर रहे थे। भाषा के माध्यम को लेकर ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे और शिक्षा का प्रसार भारत में वो अंग्रेजी माध्यम से कराना चाहते थे। मैकाले ने एक ऐसे समूह का निर्माण कर लिया जो अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित किया जाए, भारत में ऐसे समूह का निर्माण किया जाए। मैकाले का ये कथन है कि वो रंग और खून से तो भारतीय हों। मैकाले को अपने ज्ञान, यूरोप के ज्ञान पर बहुत घमंड था, लेकिन क्या कह रहा है, ऐसे समूह का निर्माण करें हम भारत में कि रंग और खून से तो भारतीय हों और विचारों, रुचि और बुद्धि से वो क्या हों, अंग्रेज हों। मतलब एक हाड़ मांस का शरीर केवल भारतीय हो, लेकिन विचार उनमें जो मन में चल रहा हो वो अंग्रेजियत सोचता हो, अंग्रेजों जैसा सोचता हो। और इसके अतिरिक्त मैकाले का उद्देश्य भारत में बाबू तलाश करना था। अब बाबू को तो इंग्लैंड से लाते, तो इंग्लैंड के कर्मचारी जो भारत में आते तो उन्हें लंबा चौड़ा वेतन देना पड़ता। उन्होंने लिपिक के पद के लिए कुछ भारतीयों को शिक्षित किया, उन्हें कम वेतन में भी रख लिया जाता था, आसानी से मिल जाते थे। बेरोजगारी की कमी, बेरोजगार तो हमेशा भारत में रहे हैं और ऐसे में उन्हें थोड़ा सा भी कहीं आशा की किरण दिखाई पड़ती है तो टूट पड़ते हैं। तो आप देखिए कि ये जो मैकाले वाला ग्रुप है वो किस प्रकार से भारतीयों को शिक्षित करना चाहता है। मैकाले कहता था कि यूरोप की एक अलमारी का तख्ता या दराज कह लीजिए आप, पूरे भारत और अरब के ज्ञान से, समस्त ज्ञान से क्या है, मूल्यवान है। आप देखिए कि हाँ ठीक है, पुनर्जागरण हुआ इटली में, यूरोप में उसका प्रभाव आया, लेकिन वो भारत के बारे में अगर अध्ययन किए होते मैकाले कि भारत में चरक, सुश्रुत, बाणभट्ट जैसे लोग हुए और अरब में तमाम विद्वान हुए, अगर वो वास्तव में अध्ययन किए होते तो ऐसा वो कभी ना कहते। बहुत से मामलों में भारत विदेशों को दिया है, बहुत से विदेशों से लिया है। अरब भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो विदेशों को दिया और लिया है और उसको यूरोप भी अपनाया है। तो इस तरह का कमेंट भारतीयों के ज्ञान को और अरब के ज्ञान को दीनहीन दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त उनका एक और कथन है कि भारतीय संस्कृति क्या है। उन्होंने कहा, मैकाले ने, भारतीय संस्कृति क्या है, अंधविश्वासों का भंडार। मतलब अंधविश्वास यहाँ बहुत है। अब वो यूरोप के राइटरों की किताब पढ़कर ऐसा कह रहे हैं तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जेम्स मिल और उसके बाद तमाम यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने का काम किया। और
आप देखें भारतीय संस्कृति को बांटने का काम किया। अगर वो भारतीय विषय के ज्ञाता होते यदि, तो इस प्रकार का तमाम प्राचीन या मध्यकालीन ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया होता तो ऐसा वो ना कहते। हर देश में आप दुनिया का कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं वहाँ आपको अंधविश्वास दिखाई पड़ेगा। यूरोप में पुनर्जागरण से पहले कितने अंधविश्वास थे आपको मैं बताया हूँ कि पोप जन्नत का यानी स्वर्ग का टिकट बेचता था कि आप इतने पैसे का टिकट लीजिए, आपने डिग्री खरीदिए, आपको जन्नत में ऐसा स्थान मिलेगा। आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त हो उसके लिए भी पोप जारी करता था पत्र, और वो खरीद कर अपने जो अपने परिवार के व्यक्ति मर गया हो उसको पाप से मुक्त करा सकते। तो मुक्ति पत्र भी यूरोप में, ऐसा अंधविश्वास पूरी दुनिया में नहीं दिखाई पड़ता जैसा यूरोप में था। तो कुल मिलाकर ये कम इल्मी इसको कहा गया, कम इल्मी यानी कम ज्ञान के कारण ऐसा उन्होंने कहा, और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारत में एक प्राच्य विद्वान हुए, प्राच्य समर्थक, और दूसरे आंग्ल समर्थक यानी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। मैकाले लास्ट में आप देखेंगे 1835 में एक लेख प्रस्तुत करता है, इसको मैं भूल गया था, इसी में जोड़ लेते हैं। तो जिसे कहा गया मैकाले मिनट, इसी को स्मरणार्थ लेख भी कहा जाता है। मिनट, इसमें उसने शिक्षा की व्यापक योजना परिषद के समक्ष प्रस्तुत की, और उस समय का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। लास्ट में ये मान लिया गया, विलियम बेंटिंग ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। आगे कई परिवर्तन हुए, इसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे पाश्चात्य समर्थक और आंग्ल समर्थक। ये अंग्रेजी में भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना चाहते थे, और ये स्थानीय भाषा रखना चाहते थे। अब दोनों वर्ग में देखिए आपको अंग्रेज दिखाई पड़ते थे, ये भी अंग्रेजों का वर्ग है। लेकिन ऐसा क्यों है, आपस में विवाद क्यों है? तो ये ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है, प्राच्य समर्थक जैसे आप देखें वारेन हेस्टिंग हो गए, एस.टी. प्रिंसेप हो गए, एच.एच. विल्सन हो गए, ये भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और उन्हें बार बार प्रकाशमान करना चाहते थे। अब भारतीय संस्कृति को उन्होंने विशेषकर आप देखेंगे भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल के को अपना आदर्श मान बैठे कि हाँ यहाँ पे ठीक था, पूरी दुनिया में से सबसे अच्छी संस्कृति भारत की थी। लेकिन इधर की बात की जाए तो ये मैकाले ग्रुप जो था वो इस बात का समर्थन कर रहा था, यूरोप का सर्वश्रेष्ठ संस्कृति जो रही है उनके अपने देश की रही है। और वास्तव में आप देखिए भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने ही भारतीयों को समझाया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इसमें समझने में कोई समस्या नहीं हुई, बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया। और जो भी दिक्कत इसमें आपको लगेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।